नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आपका हाल ही में होने वाला है, और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य भी एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो युग्म है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही जो आपने बताना है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका संबंध एडवर्ड सुएज से है। इकोसिस्टम का संबंध APD कंडोल से है। इकोलॉजी AG टॉन्सले, और जो ये जैव विविधता है, इसका संबंध रीटर से है। तो यहाँ पर जो ये रिजर्व हैं और साथ में जो व्यक्ति जो दिए गए हैं यहाँ पर, इसका बताना है कौन से वाला सही है। और यहाँ पर जो इसमें सही माना गया है ऑप्शन ए वाला, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएज। तो ये जो एडवर्ड सुएज जो है, इन्होंने 1875 में बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है ये NG टॉन्सले जो मनोवैज्ञानिक है इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। और ये अगर आप जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, और जहाँ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मौर्य काल जो है इसमें सीता से तात्पर्य क्या है। एक देवी से है, धार्मिक संप्रदाय से है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है, या फिर उसर भूमि को सीता कह देते थे। तो जो मौर्य काल है इसमें सीता से क्या तात्पर्य है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन सी में है, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय है उसको उस समय सीता कह देते थे। तो राजकीय भूमि को व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था, और इसका उल्लेख मेगस्थनीज स्ट्रोबो एरियन ने भी किया है। बगैर वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता है, और आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो सीता है इसका संबंध यहाँ पर राजकीय भूमि से प्राप्त आय से रहेगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह मेरसम्स है, पिलाग्रा है, रिकेटस या बेरीबेरी है। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा, प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होगा उसको जो यहाँ पर मेरसमस कहा गया है, जो ऑप्शन ए में है। इस रोग में शरीर का जो वजन है वो 60% तक घट जाता है, और इस रोग में बच्चे की सभी औरतों और पेशियाँ स्पष्ट दिखाई देती है। या कुपोषण की स्थिति प्रोटीन की कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, जिसके कारण शरीर की वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा अम्लीय वर्षा। ये जो अम्ल वर्षा है इनमें से निम्नांकीय द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा वाला। तो ये किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ये अम्लीय वर्षा है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये इसका कारण है। और ये जो यहाँ पर गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वायुमंडल जो इसमें मिल जाती है, और जो कि वर्षा के जल से निहित होकर अम्लीय अम्ल आदि का निर्माण करती हैं। जब ये अम्लीय वर्षा के साथ धरातल पर पहुँचती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उद्योग और परिवहन के कारण अनेक प्रकार के अम्ल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इनका वायुमंडल में उत्सर्जन होता है, जो कि वर्षा से मिल जाते हैं, और जब वर्षा होती है तो फिर ये वर्षा के रूप में, पानी के रूप में धरती पर आती है। तो इसको अम्लीय वर्षा कहा गया है, और
ये नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका ये कारण है। उसके बाद है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियाँ हैं, तो जो प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर है उनका जो नोट है तो उसको क्या कहा जाता है, और उसको जो यहाँ पर कहा गया है ये जो ऑप्शन बी में आए हैं तो उसको कह देते हैं रेड डाटा बुक। कोई प्रजाति यदि अपने आवास क्षेत्र में 50 वर्षों तक दिखाई नहीं दे तो उसे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया जाता है, और दुर्लभ जातियों के संरक्षण और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN की स्थापना की गई, जिसका जो मुख्यालय ये स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो IUCN है इसने 1978 में पौधों पर वर्ष 1988 में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता पर रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया था। तो रेड डाटा बुक में ऐसा डाटा है जो प्रजातियां जो है विलुप्त होने की कगार पर हैं। उसके बाद आ जाता है सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र मरुस्थल, पर्वत, वन या महासागर। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये महासागर है। महासागर जो है इसमें सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना गया है, क्योंकि महासागरों में जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है, और पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की जितनी अधिक विविधता होगी उनकी स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे अधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ये महासागर में है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, और यहाँ पर जो हमारा सेंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। तो वनों के नष्ट होने के कारण हम जो पेड़ पौधे जंगलों को काट रहे हैं, तो वनों के नष्ट होने और जीवाश्म ईंधनों की अत्यधिक दहनता से बढ़ती CO2 की सांद्रता के कारण वायुमंडल में एक मोटा आवरण बन जाता है, जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकता है, और इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। तो इसके लिए कारण जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को माना गया है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में गाय, मोर, बाघ या फिर हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये हरे पौधे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा ये सही नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, उदासी से लड़ सकता है, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर जो एक नहीं है, जो ये ऑप्शन डी में ही आया है। तो टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है, जो शरीर में उपस्थित एक अन्य अमीनो अम्ल फिनाइललानिस से बनता है, और अनेक मस्तिष्क रसायनों न्यूरोट्रांसमिटर्स का निर्माण करता है, और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, और उदासी से भी लड़ सकता है। तो ये स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करता है, और भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना करने में सहायक है। तो ऑप्शन डी वाला ही यहाँ पर इसमें नहीं है। उसके बाद है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। आकाशगंगा, नक्षत्र, सौरमंडल या फिर एंड्रोमेडा। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है नक्षत्र। उसके बाद है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो अकबर के शासनकाल में दक्कन में इनमें से
कौन सा भू राजस्व वसूली का एक आधार था? जनकूट, जब्त, हल्की संख्या या गल्लाबख्शी। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ये ऑप्शन सी में है, तो ये जब्ती है। तो जब्त जो है ये प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रणाली थी। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व के नवीन प्रणाली, जिसका नाम जब्त था, को प्रारंभ किया था। और इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की कुल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। और यह जो प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालव्य एवं गुजरात में प्रचलित थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मिलान करने का। तो सूची 1 को 2 के साथ जो मिलान करना है, तो यहाँ पर तीर्थकर और प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही रहेगा? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। 1, 4, 3 और 2 यहाँ पर माने गए हैं। आदिनाथ जो है इनका संबंध वृषभ से माना गया है। मल्लीनाथ का जो संबंध है ये जल कलश से माना गया है। पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है और संभवनाथ का जो संबंध है ये आशव से माना गया है। तो ये यहाँ पर तीर्थकर हैं और ये प्रतिमा लक्षण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आकलन मिलता है? तो ये किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आकलन मिलता है? अजंता, एलोरा, कनेरी या फिर कार्ल में। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये कान्हेरी में है। ये जो कन्हेरी जो है इसकी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आकलन हमें मिलता है। और कनेरी की जो गुफा इसकी संख्या 41 में से 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन पाया जाता है। इन गुफाओं का जो निर्माण है यह 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था और यहाँ एक ही पहाड़ को तराशकर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियाँ हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित है नहीं है? तो एक सही नहीं है, यहाँ पर विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? जो देखे तो ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह 1894, तो इसी को यहाँ पर नहीं माना गया है। तो बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने से और उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक और शिल्पी सभी प्रभावित हुए थे और 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। उसे और कंपनी के पद अधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की ही देन समझा था और तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी क्षुब्ध हो गए थे और इन सभी कारणों से 1770 ईस्वी के आसपास सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो ये जो सन्यासी विद्रोह का जो संबंध है 1770 से माना गया है, जो यहाँ पर ये गलत आया है। इसके अलावा पाबना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875 और कोल जो विद्रोह है 1870 ये माने गए हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलंबिया या कोलोराडो। तो कौन सा यहाँ पर बड़ा पठार है? जो ऑप्शन सी में है। कोलोराडो का पठार जो है यहाँ पर सबसे बड़ा पठार माना गया है, 5वां सबसे बड़ा पठार है ये। इसका जो क्षेत्रफल है ये माना गया है 33,700 वर्ग किलोमीटर।
और ये जो कोलोराडो, ऊटा, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में ये स्थित है। उसके बाद आ जाता है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट जो डोस है। तो इनके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा सही है? यह एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स कह सकते हैं आप, और यह एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। इसमें एक आदेश रेखा और अंतराफलक कमांड होती है। यह एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। तो MS DOS के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? और सही जो है ऑप्शन सी वाला है। इसमें एक आदेश रेखा अंतराफलक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। उसके बाद आ जाता है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? नामची, सिक्किम, चूरू राजस्थान, मानसीनाम मेघालय या चंबा हिमाचल प्रदेश। तो उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? जो ऑप्शन सी में है। पहले जैसे चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता था, तो अब माउसीनराम है। और कहाँ पर? मेघालय में। नेक्स्ट है, इनमें से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, और राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूलाधिकार। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान जो ये निहित है। उसके बाद है, दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा का। तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? और दालों से जो हमें प्राप्त होगा, जो ऑप्शन ए में है, तो इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जिसमें प्रोलीन और वेलिन नामक एक प्रोटीन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मल्होत्रा, नरसिम्हन, राघवन या स्वर्ण सिंह समिति ने। तो कौन सी समिति थी जिसने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है, तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो सुझाव है, ये 1976 का जो 42वां जो संविधान था, 42वां, इस संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक श्रृंखला आई है और जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आपने बताना है क्या आएगा। 3, 13, 31, 91। तो यहाँ पर देखें तो कुछ दोगुना तिगुना हो रहा है, और इसमें देखें तो क्या है, 3 में अगर हम यहाँ पर 10 जोड़ें तो ये 13 हो जाता है। 13 में अगर हम यहाँ पर 18 जोड़ें तो ये 31 हो जाता है। और 31 में अगर हम यहाँ पर 26 जोड़ें तो पहले हमें यही देखना होगा, इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 और 8, 18, 8 या 8 का अंतर है। 18 में भी अगर हम 8 जोड़ें तो ये 26 हो जाता है। अब 26 जोड़ के अगर इसको देखें तो 57 हो जाता है। 57 में अगर हम 34 जोड़ें तो ये 91 हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 8, 8 का जो अंतर है ये चल रहा है। यहाँ पर 10 और 8 18 और 8 26 और 8 34। तो 8, 8 वाली जो सीरीज है यहाँ पर इसमें बन रही है, जो ऑप्शन सी में है, 57। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर इससे आगे कौन सी वाली आएगी? यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 तीर के निशान हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये जो है तीर का निशान जो है इसमें ये पीछे की तरफ कुछ त्रिभुज बनी हुई है। नेक्स्ट तो देखें तो इसमें कुछ ये यू आकार की है, ये वी की है, और यहाँ पर त्रिभुज आगे चली गई है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर त्रिभुज जो है ये बैक साइड में आ गई है, जो यहाँ पर थी तीसरी में ये लेफ्ट साइड में आ गई है, और जो ये वाली निशान था ये बीच में आ गया है, और ये वाला इसके राइट साइड में आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये है वी वाला निशान इसके आ गया है, ये वाला बीच में, और ये यहाँ पर राइट साइड में आ गया है। तो ये जो आकृति है इसके बाद ये वाली आकृति आई है, इसके बाद ये वाली आकृति यहाँ पर आई है। तो इसके बाद जो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट में जो देखेंगे तो इसके कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी, और इसके बाद जो यहाँ पर बन रही है ऑप्शन ए वाली। तो उसके बाद जो ये यू से वाली जो है यहाँ पर आएगी, ये तीर का निशान, और जो जिसके बैक साइड में जो है ये त्रिभुज थी वो पीछे वाली यहाँ पर आएगी। तो ये वाला जो यहाँ पर इसमें बनेगा। उसके बाद है किसी सांकेतिक भाषा में अगर वेरी को हम UDQX के रूप में लिखें तो उसी भाषा में जो ये अर्जेंट दिया गया है इसे कैसे लिखा जाएगा। पहले ये और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन सा क्रम यहाँ पर इसका चल रहा है। तो यहाँ पर आप साइड में लिखकर भी इसको पता कर सकते हैं VERY, और यहाँ पर UDQX। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये UV और CDE QR XY, अगर यहाँ पर भी हम ऐसे ही क्रम चलाएं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो इसको अगर हम ऊपर की साइड में लिखेंगे तो इससे एक कम पहले वाला, तो TUQRFG। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर अब T से बना है, एक ये है एक ये है। तो यहाँ पर आप इसको बनाकर देख सकते हैं ST। अब यहाँ पर ST होना चाहिए, तो कौन से में है? जो ऑप्शन जो है बी वाला है, क्योंकि यही ST MNDEFGQRTU। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये जैसे है इसी प्रकार से अगला बनेगा यहाँ पर। तो LAMP यहाँ पर देखें तो इसका क्या है, ये वाला जो यहाँ पर वर्ड है ये पहले चला गया है। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखकर भी चेक कर सकते हैं LAMP, और यहाँ पर इसका PALM। तो यहाँ पर देखें तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। तो ये वाला कुछ क्रम है, इसी क्रम से आपने यहाँ पर मेल जो है इसका बनाना है। तो यहाँ पर लास्ट वाला सबसे पहले आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो सेकंड वाला है ये यहाँ पर आया है। उसके बाद A यहाँ पर जो है ऐसे ही आ गया है, और L जो है ये जो फर्स्ट में था ये सेकंड पर आया है। तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं कौन सा EAML की इसमें वरना है जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है किसी कोट भाषा में जो शब्द है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार के जो होते हैं इनमें कई बार तो क्या है जो इंग्लिश के जो वर्ड है अल्फ़ाबेट जो उन्हीं का क्रम दे दिया जाता है, कई बार अलग से भी इसको बना लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इस प्रकार से आप संख्या भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो इसमें कौन से वाला कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ए कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। ऐसे ही टी है, किस नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। तो ये वाला कोड आप ये जो संख्या दी गई है इसके ऊपर लिख के देख सकते हैं। ऐसे ही फिर ये वाली जो संख्या है इसको भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, 1 2 3 4 इसके ऊपर भी लिखकर 1 2 3 4 ऐसे ही। तो जो ये यहाँ पर आएगी संख्या वही फिर इसमें भी आएगी। तो इसी के आधार पर जब हम इसको भी देखेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद है उस अक्षर संयोजन के चयन कीजिए जो नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान क्रम अनुसार रखने से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार इसके 3 या 4 जोड़े बना सकते हैं और एक जो आप इसमें पहले बनाकर देख लें कि कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है। जैसे यहाँ पर एक ये कंप्लीट है BAP, अब एक ये वाला कंप्लीट है ABC, यहाँ पर ABC है, यहाँ पर BAB है। कहने का मतलब है ये जो AB है यहाँ पर AB जो है यहाँ पर भी AB है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ AD है, यहाँ पर CA है। तो कौन से वाला जो क्रम है यहाँ पर अब चल रहा है। तो इसका अगर हम क्रम देखें तो ABCA DBAB CAD BABC ADB, ये कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है। ABC पहले आप उसको देख ले जो एक कंप्लीट बन रहा है। ABC यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर आप किस में बना कर देख सकते हैं, ABC यहाँ पर बन गया कंप्लीट। और अब यहाँ पर इससे पहले B है, B होना चाहिए। अब B देख सकते हैं आप किस में इससे पहले बनेगा। तो यहाँ पर BAB, तो इसका जो क्रम है कैसे चल रहा है, BCA यहाँ पर भी सेम है, BCA यहाँ पर भी बन गया है। अब AB यहाँ पर है, यहाँ पर भी AB बन गया है। तो इसका क्रम ABC CDB ABC DBA BCA DB। तो इस प्रकार का कुछ जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। DB यहाँ है, DB यहाँ पर बना है। तो इस प्रकार का जो आप देख सकते हैं बनाकर ऑप्शन 4 वाला बना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द आपस में संबंधित है। जैसे लेखक का संबंध जो है पुस्तक से है। लेखक का काम क्या है, पुस्तक लिखना है। ऐसे ही मकड़ी का काम क्या है, जाल बनाना। सरीसृप का रेंगना, डॉक्टर का दवाई देना और माँ का पुत्र से है। तो इन विकल्पों में से वो शब्द का चयन कीजिए जो आपस में इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग आपस में संबंधित है। तो इसका संबंध कौन सा है, जैसे लेखक पुस्तक लिखेगा, ऐसे ही जो मकड़ी का काम है जाल बनाना। जैसे लेखक पुस्तक लिखता है ऐसे ही मकड़ी जाले बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसमें भी दिए गए शब्द युग्मों में से तीन किसी प्रकार आपस में संबंधित है और उस एक समूह का आपने बताना है जो एक भिन्न है। भिन्न शब्द युग्म को छांटिए। तो इसमें एक अलग है, जैसे अध्ययन कक्षा है, इसमें टेबल लैंप है। रसोई में फ्राइंग पैन होती है। बगीचा का संबंध चमचा और बाथरूम में फुहारा होता है। तो एक अलग कौन सा है, यहाँ पर देखें तो बाथरूम में फुहारा होता है, रसोई में फ्राइंग पैन होता है खाना बनाने के लिए, अध्ययन कक्ष जो है उसमें पढ़ने के लिए टेबल लैंप होता है। लेकिन बगीचा जो है, बगीचे में चमचे का कोई काम नहीं है। चमचा जो है ये रसोई में है। चमचे भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक तो जो है दूसरे को चुगली करने वाले चमचे हैं।
लेकिन यहाँ पर ये बगीचे वाला है, बगीचे में जो कसी फावड़ा जो होता है वो होना चाहिए था, तो ये ही यहाँ पर अलग है जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जमा का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ विभाजन से है। तो ये जो यहाँ पर दी गई है इसके स्थान पर आपने ये वाले लिखने हैं, इनको आप साइड में भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो जब हम इसे यहाँ पर इन चिन्हों को इनकी जगह पर रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 72 भाग 9 गुणा में 3 प्लस में 8 माइनस में 2। तो बोर्ड मास जो है वो वाला फार्मूला आपने लगाना है। तो इसको सबसे पहले क्या होगा, भाग गुणा जमा माइनस, तो पहले भाग होगी, तो भाग होने पर क्या होगा 9 72 गुणा में 3 प्लस में 8 माइनस में 2, और उसके बाद भाग गुणा कर लेनी है, 8 या 24 प्लस में 8 माइनस में 2, भाग हो गई, गुणा हो गई। अब आ जाती है जमा की बारी, तो 24 और 8 कितने होंगे 32 और माइनस में 2, तो भाग हो गई, गुणा हो गई, जमा हो गई, माइनस होने पर कितना आएगा 30। तो 30 आप देख लेते हैं यहाँ पर किस में बना है, 30 जो है यहाँ पर बना है ऑप्शन ए में। उसके बाद है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। एस एम की पुत्री, एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी और वी की माँ है, आर का भतीजा डब्ल्यू पी का पुत्र है, डब्ल्यू की बहन वी का एम से क्या संबंध है। तो इसका जो यहाँ पर वी का एम से क्या संबंध होगा, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो ये इसकी भतीजी होगी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो इनका क्रम किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले क्या है साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद परिवीक्षा होगी जो यहाँ पर आई है, और जिसे प्रोफेशन कह देते हैं। उसके बाद स्थायीकरण होगा, स्थायीकरण होने के बाद ही पदोन्नति होगी। तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है ये चलता है, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू ही होता है, उसी के बाद फिर नौकरी मिलती है। तो यहाँ पर इसमें जो क्रम है कौन से वाला चल रहा है, जो ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद 1 2 3 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वैसे मानते ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, आपको यह निर्णय करना होगा कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन है कि सभी चाकू औजार हैं, औजार, सभी चाकू औजार हैं, कुछ कटर चाकू हैं। तो कुछ कटर क्या है, कटर चाकू है, ये चाकू है, ये औजार है। तो कुछ का मतलब है कुछ हिस्सा। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर देखें, कुछ कटर औजार हैं, कुछ कटर औजार हैं, सभी चाकू कटर हैं। क्या सभी चाकू कटर हैं? सभी तो नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ही हिस्सा है, क्योंकि कुछ कटर क्या है, चाकू है, न कि सभी चाकू कटर हैं। कुछ चाकू औजार नहीं है, क्या कोई चाकू औजार नहीं, क्या कुछ चाकू औजार नहीं है, है, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो इसका मतलब है। तो कुछ चाकू औजार नहीं है तो है,
तो यहाँ पर इसमें देखें तो कुछ कटर औजार हैं, कुछ कटर औजार है, क्योंकि ये इसके साथ है तो इसके भी साथ ही इसका संबंध है, क्योंकि ये कुछ में, क्योंकि इसके ऊपर तो है ही, तो कुछ है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा निकलेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन ए ये निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, एक ही पासे को यदि घुमाए तो यहाँ पर क्या है, एक ही पासे के दो घुमाऊ गई स्थितियों को दिखाया गया है, और यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर इसमें कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर क्या है, इनको घुमाने पर तो इनको क्या है क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो जब हम इनको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 3 4 1, और इनके विपरीत 3 2 और 6 होगा। तो यहाँ पर जो 4 है, 4 के विपरीत इनमें से जो संख्या आएगी तो ये कौन सी है, जो ऑप्शन डी में आई है, तो ये 2 यहाँ पर मानी गई है। उसके बाद है टी, एस, वी और डब्ल्यू, ये 4 बैग है जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है, डब्ल्यू टी से हल्का है। 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है। तो सबसे जो हल्का बैग यहाँ पर कौन सा है, तो इनका क्रम आप बना सकते हैं। तो 4 बैग हैं जिसमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, टी जो है बैग टी केवल एस से हल्का है। वी डब्ल्यू से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है। डब्ल्यू टी से हल्का है, डब्ल्यू टी से हल्का है। तो यहाँ पर 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है। यहाँ पर जो इसमें सबसे हल्का जो आएगा, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, तो कौन सा है, वी। तो वी जो है यहाँ पर सबसे हल्का है, तो इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में कौन सा है, तो ये वी है, क्योंकि यहाँ पर बैग जो टी है केवल एस से हल्का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है इसका बताना है आपने, यहाँ पर इसका मान वगैरह क्या आएगा, तो कौन सा क्रम जो है यहाँ पर इसमें चल रहा है, ये जो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 में से अगर हम 5 कम करें, 9 में से अगर हम 5 कम करते हैं तो आएगा 4। 4 में अगर हम यहाँ पर 7 जोड़ते हैं तो 11 आता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर करें 8 में से 6 गए कितना होगा, 2 होगा। और तो सेम या फिर यहाँ पर भी वैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 9 में से 5 गए 4 और 7 जोड़े थे तो ये 11 हो गए थे। ऐसे यहाँ 8 में से जब हम मतलब 6 करेंगे तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है 8 में से जब हम 4 कम करेंगे तो 4, और इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, जो ये ऑप्शन बी में आया है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
और इसमें जो क्वेश्चन है कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये किसके उदाहरण हैं? कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हैं, इनपुट डिवाइस के हैं, आउटपुट डिवाइस के हैं या फिर यूटिलिटीज के हैं? तो यहाँ पर जो है ये इनमें से किसके उदाहरण हैं? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये किसके है? इनपुट जो डिवाइस है इसका यहाँ पर उदाहरण है कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट किस में डिस्प्ले होगा? फुटर बार में, टास्क बार, फार्मूला बार या टूल बार में? तो एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट किस में डिस्प्ले होगा? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो ये होगा फार्मूला बार में। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन साइकिल या टास्क साइकिल? तो जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन जो फेज है इसको जो कहा जाएगा तो इसे हम एग्जीक्यूशन साइकिल कहेंगे। वैसे नहीं आपको याद रख सकता है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन है और इसमें भी एग्जीक्यूशन है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है साइकिल इसका रहेगा। उसके बाद है विंडोज़ में ME में ME से क्या शब्द बनता है? ME का मतलब क्या है? मिलेनियम है, माइक्रो एक्सपर्ट है, मल्टी एक्सपर्ट है या माइक्रो एक्सपर्ट है? तो ME का जो यहाँ पर मतलब लिया गया है ऑप्शन 1 से है, तो ये मिलेनियम से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है निम्न में सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा जो कंप्यूटर है इनमें कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप? तो सबसे तेज़, बड़ा और महंगा जो यहाँ पर कंप्यूटर है जो ऑप्शन 4 में आया है तो ये सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस या टेक्स्ट को स्कैन करना? तो कंप्यूटर का बुनियादी काम यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन 4 में आया है, तो यह है टेक्स्ट को स्कैन करना। इसके अलावा डाटा को स्वीकार, प्रोसेस करना, इनपुट और डाटा को प्रोसेस करने का काम है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, सेंडर, इनबॉक्स या रिसीवर? तो ईमेल जो है उससे संबंधित एक नहीं है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं ईमेल से संबंधित कौन सा नहीं है? सेंड, रिसीव, इनबॉक्स। तो यहाँ पर देखें तो जो ये पावर पॉइंट है यही अलग है, क्योंकि और जो यहाँ पर तीनों दिए गए हैं ये इनबॉक्स भी उसी में होता है, सेंड भी और रिसीव भी। उसके बाद है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है? डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर इंफॉर्मेशन? तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, तो ये है हार्डवेयर के उदाहरण। हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम अपने हाथ से छू सकते हैं। उसके बाद आ जाता है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत होती है? ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर और या फिर सर्च इंजन की? तो यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनमें जो यहाँ पर ज़रूरत रहेगी जो ये ऑप्शन 3 में आया है तो ये रहेगी टेक्स्ट एडिटर की। अब यहाँ पर जो इसमें एक शब्द आया है ये वाला HTML, इसकी क्या है कई बार फुल फॉर्म जो है एग्जाम में आ जाती है। तो HTML जो है इसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक इसी से मिलता जुलता HTTP भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कह देते हैं। और एक HTX होता है, HTX, इसको हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन कह देते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना सीधे किस भाषा को समझता है?
तो कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना, बेसिक, असेंबली, हाई लैंग्वेज या फिर मशीनी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना सीधा किस भाषा को समझता है? और इसमें यहाँ पर देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो ये मशीनी लैंग्वेज है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट एंड कॉपी, इंसर्ट एंड इंटर, इंसर्ट एंड डिलीट या इंसर्ट एंड ब्रेक का। तो पेज ब्रेक करने के लिए, जैसे एक पूरा पेज है, आपने इसको 2 भागों में बांटना है, तो वो पेज ब्रेक जो करना है, तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा जो ऑप्शन 4 में है, इंसर्ट एंड ब्रेक का। वैसे नहीं याद रहता है तो ब्रेक है, पेज ब्रेक, इंसर्ट एंड ब्रेक। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेल में सेल की पहचान इनमें से कौन करता है? फार्मूला, लेबल, नाम या फिर एड्रेस। तो एक्सेल में सेल की पहचान इनमें से कौन करेगा? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है, तो ये करेगा नाम। नेक्स्ट आ जाता है यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, इसे हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस या फिर सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे आप अपने हाथ से मतलब आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, नहीं छू सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है तो ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटर हो गया, माउस है, हार्डवेयर है, इनको आप अपने हाथ से छू सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का जो रोम है, ये क्या है? ALU, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रोम जो है ये क्या है? और इसको जो हम ऑप्शन कहेंगे 2 वाला, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है। रोम जो है इसको रीड ओनली मेमोरी हम कह देते हैं। ALU जो है इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। और ये OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड हो गया, एप्पल हो गया। नेक्स्ट है एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए? तो एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय किस कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए? शिफ्ट, कंट्रोल, अलर्ट या इंसर्ट का। तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो इसके लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक भाग है? सिस्टम यूनिट CU, इसका एक भाग है मॉनिटर, CPU, फ्लॉपी डिस्क या फिर CD रोम। तो सिस्टम यूनिट का यहाँ पर एक भाग है जो ऑप्शन 2 में आया है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये CD रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? लॉगिंग ऑफ, शटडाउन, कोल्ड बूटिंग या वन बूटिंग। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट करना हो तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे आप कंप्यूटर या फ़ोन कह सकते हो चल रहा है और आप उसका जो स्विच ऑफ वाला बटन उसे अगर आप कुछ समय के लिए प्रेस करके रखते हैं तो उस पर या कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें एक रीस्टार्ट का भी होता है। तो ऐसे ही चाहे यहाँ पर कंप्यूटर में भी आता है, तो यही रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाएगा? और इसको कहा जाएगा वन बूटिंग। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ प्रयोग किस लिए होगा? तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रॉ, कहानी टाइप या IBI का हिसाब करने के लिए। तो वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ प्रयोग किस लिए होता है? और इसका जो प्रयोग है यहाँ पर कोई जो कहानी वगैरह है उसको टाइप करने के लिए कोई एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी हुई होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो वह फाइल ईमेल से जुड़ी होगी और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। एनेक्सर, एड ऑन, अपेंडिस या फिर अटैचमेंट। तो उसको जो हम कहेंगे अटैचमेंट कहेंगे। जैसे आपने किसी को कोई फाइल भेजनी है तो यहाँ पर उसमें जो आपने जो भी उसको कोई भेजना है तो वहाँ पर वो फाइल जो है कुछ अटैच की जाती है, जो भी आपने फाइल डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो उसी को अटैचमेंट कहा जाता है। तो ये अटैचमेंट के अंदर ही आती है। उसके बाद है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ इनमें से कौन सा है?
गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग या डाउनलोडिंग। तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ, और इसका जो यहाँ पर अर्थ आया है जो ऑप्शन 4 में है। तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर एक इनपुट है और जो 3 में आई है, तो ये स्कैनर है। उसके बाद है किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। प्रिंटर पर प्रिंट होती है, फ्लॉपी पर स्टोर होती है, सीडी में स्टोर होती है या हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। तो किसी डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है ये कहाँ पर स्टोर होती है, और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये प्रिंटर पर प्रिंट होती है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसका प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो होगी उसकी हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी को अगर सॉफ्ट कॉपी में बदलना हो तो इसे कौन बदलता है, तो ये काम करता है स्कैनर। जैसे आपकी हार्ड कॉपी है, उसे आप जब स्कैनर में रखोगे, उसे स्कैन करोगे, तब अपनी हार्ड डिस्क पर जब उसको रखोगे, उसमें जो आप स्टोर करोगे तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये हार्ड कॉपी है जो ये ऑप्शन 1 में है। उसके बाद है इंटरनेट से संबंधित शब्द है होस्ट। इसका अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर या फिर कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह है। तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट का क्या अर्थ है? इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया जाता है जो ऑप्शन 2 में है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद आ जाता है असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को, और इसको जो हम कहेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, तो ये असेंबलर होता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम असेंबलर कहेंगे। असेंबली, असेंबलर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, कंपाइलर, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, और इसको हम प्रोग्राम कहेंगे। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए एक लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? और ये जो यहाँ पर एक मानी गई है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक सिंटैक्स नियम नहीं है? वह क्रम जिसमें आप फंक्शन के तर्क सूचीबद्ध करते हैं। तर्कों का प्रेसिडेंस फंक्शन के तर्क है या नहीं? फंक्शन के नाम को उचित वर्तनी देना। तो इनमें से कौन सा एक सिंटैक्स नियम नहीं है जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है? फंक्शन के तर्क है या फिर नहीं। उसके बाद आ जाता है बाइनरी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है 2, 8, 4 या फिर 10। तो बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है और जिसका जो यहाँ पर आधार है ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 को माना गया है। तो यहाँ पर जो है द्विधारी या द्विअंकीय संख्या पद्धति गणितीय अभिव्यक्ति की एक विधि है जो केवल 2 अंकों का प्रयोग करती है। जी बाइनरी नंबर आपने पढ़े होंगे 0 और 1, इनको बाइनरी नंबर माना गया है। तो जो केवल 2 अंकों का प्रयोग करेगी 0 और 1 का। द्विअंकीय प्रणाली 2 के आधार के साथ स्थितीय संकेतन है और प्रत्येक अंक को द्विअंक कहा गया है। तो ये जो आधार है यहाँ पर 2 इसमें माना गया है। बाइनरी नंबर 0 और 1 को माना जाता है, जो आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? स्कैनर, मॉनिटर, इंटरप्रेटर या फिर प्रिंटर। हार्डवेयर का यहाँ पर एक उदाहरण इनमें नहीं है, जो ये ऑप्शन 4 में है। तो ये इंटरप्रेटर है। उसके बाद है कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या फिर मेमोरी। तो कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाएगा? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, मेमोरी।
तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।